हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। टुडे एस्टेट टॉपिक पीजीटी इकोनॉमिक्स। और इसमें हमारा जो 121 क्वेश्चन है, वर्ष 1921 को भारत के लिए महान विभाजक वर्ष के रूप में किस संदर्भ में जाना जाता है? ग्रेट डिवाइड ईयर ऑफ इंडिया। इसे हम पॉपुलेशन जनसंख्या के संदर्भ में जानते हैं, क्योंकि 1921 से बाद से ही भारत की जनसंख्या बढ़नी स्टार्ट हुई। क्योंकि 1921 से पहले जो डेथ रेट थी और बर्थ रेट थी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फ्लो जो वेरिएबल है वो बोलते हैं? फ्लो वेरिएबल इसमें हम बोलते हैं जो वेल्थ है वो नहीं है, व्यय है, आय है, वृद्धि है, इनकम, एक्सपेंडिचर, इनकम और ग्रोथ रेट, ये सभी हमारे फ्लो हैं। क्योंकि जो फ्लो है वो डेली बेसिस पे हम उसे काउंट करते हैं। ये एक है जो फ्लो होता रहता है ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। इसे हम फ्लो कंसेप्ट को बोलेंगे ड्यूरिंग आ पीरियड ऑफ टाइम। और एक हमारा कंसेप्ट होता है स्टॉक कंसेप्ट। जो स्टॉक कंसेप्ट होता है, जो हमारा स्टॉक होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यानी किसी हम विशेष समय पर जब किसी वस्तु को काउंट करते हैं तो वो स्टॉक कंसेप्ट है। और ये हमारी जो संपत्ति है वो स्टॉक कंसेप्ट है, न कि फ्लो कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट है हमारे डेली बेसिस के खर्चे होते हैं, इनकम होती, मंथली इनकम होती है, और जो हमारी ग्रोथ रेट होती है वो होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल मुद्रा बाजार में कौन हिस्सा ले सकता है? जो कॉल मनी मार्केट है उसमें कौन हिस्सा ले सकता है? इसका जो राइट आंसर है वो कमर्शियल बैंक्स हैं और इंश्योरेंस कंपनियां। ये दोनों ही कॉल मनी मार्केट में हिस्सा ले सकती है, क्योंकि जब किस ओवरनाइट के लिए बैंकों के पास जो लिक्विडिटी है कम हो जाती है तो ओवरनाइट के लिए वो लोन लेते हैं, इसे कॉल मनी मार्केट बोलते हैं। तो जो कॉल मनी मार्केट है उसमें हिस्सा कमर्शियल बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां वो दोनों ही ले सकते हैं। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेटेड इंडेक्स नंबर। जो भारित सूचकांक नहीं है, जो प्राइस इंडेक्स नंबर है ये भारित सूचकांक नहीं है। बाकी के जो लेस्पेयर इंडेक्स नंबर है, एजवर्थ मार्शल इंडेक्स नंबर है, डॉर्बिश इंडेक्स नंबर है, ये सभी वेटेड इंडेक्स नंबर है, प्राइस वाला नहीं है। उसके बाद हमारा 125, किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन जो डिवेल्युएशन का तत्काल प्रभाव क्या होता है? हम डिवेल्युएशन क्यों करते हैं? हम डिवेल्युएशन इसलिए करते हैं ताकि हमारे इंपोर्ट्स हैं वो इंक्रीज हो सके और एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्रीज हो सके। इसका राइट आंसर है 1। उसके बाद हमारा 126 है, M3 इज़ मेजर्ड। जो M3 है वो मेजर होता है M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, बैंकों के पास मांग जमा। ये हमारे जो 4 हैं मनी सप्लाई मेजर हैं। और मनी सप्लाईज में मेजर में एम नोट को हम बोलेंगे रिजर्व मनी, इसे बोलेंगे हाई पावर्ड मनी, और मनी बेस इसे हम बोलते हैं। और एम नोट में जो हम इंक्लूड करते हैं ऑल दी कैश इन दी इकोनॉमी, जितना भी इकोनॉमी में कैश है, जैसे जनता के पास जितना पैसा है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, और स्वयं के पास रखे बैंकों के नगद भंडार, ये सब हम एम नोट में शामिल करते हैं। M1 में इंक्लूड करते हैं हम करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट। और M2 में हम इंक्लूड करते हैं M1 प्लस जो हमारी सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। और M3 में हम इंक्लूड करते हैं M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स। और जो M4 है उसमें हम इंक्लूड करते हैं M3 प्लस टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। ये हमारे जो 4 मेजर हैं मनी के, इनको इंक्लूड करके हम जो अपनी मनी की सप्लाई है उसको मेजर करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई है वो कितनी है और किस किस के पास है।
इसलिए जो M3 है इसका राइट आंसर होगा M3 इज़ डिफाइंड टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स। वैसे इसका क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की में फर्स्ट दे रखा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स, नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स भी हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट तो हमारे जो बैंक्स के पास है जो M1 में ही इंक्लूड होते हैं। इसलिए जो M3 के मेजर हैं M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स। इसको आप देख लेना, आपको फर्स्ट या 4 में से कौन सा राइट लग रहा है। मुझे तो जो 4 है वो राइट लग रहा है। उसके बाद है 127 क्वेश्चन, व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड द प्लानिंग इन इंडिया। रैशनल, भारतीय में योजना के पीछे क्या विवेकपूर्ण सोच थी। 127 का है 4। ये जो सारे ही ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि बाजार तंत्र की सीमाओं को दूर करना, ये भी जो प्लानिंग था उसका ऑब्जेक्टिव था। नीड फॉर सोशल जस्टिस और एलोकेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का आवंटन और उन्हें गतिशील बनाना, ये सब इसके राइट आंसर हैं। 128 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैटिकल एवरेज। इसमें से स्टैटिकल एवरेज है वो कौन सा नहीं है। यह है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, गुण संबंध। ये इसमें संख्या की औसत नहीं है, बाकी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सभी स्टैटिकल एवरेज हैं। 130 है निम्न में से कौन सी एक उत्पादन की परिवर्तनशील लागत नहीं है। इसका राइट आंसर है हमारा 3, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ बिल्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट एक तो हमारी होती है फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एक तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है प्लस वेरिएबल कॉस्ट होती है, और इन दोनों को मिला के हमारी टोटल कॉस्ट है वो बनती है। अब ये पूछ रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन की है वो कौन सी नहीं है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये तो कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। वेजेज ऑफ कैजुअल लेबर, आकस्मिक श्रमिकों की मजदूरी, ये भी है। मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स, मशीनों का रख रखाव, इस पर भी पैसा है वो लगाना पड़ता है। और जो इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ बिल्डिंग है, भवन के बीमे की अंश राशि, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, क्योंकि जो भवन की जो बिल्डिंग है उसका बीमा हम एक ही बार कराते हैं, न कि बार बार। ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट में है वो इंक्लूड होती है, न कि वेरिएबल कॉस्ट में। उसके बाद है 130 क्वेश्चन, ड्यूरिंग लिबरलाइजेशन RBI मेड रुपीज़ फुल कन्वर्टेबल इन अकाउंट। उदारीकरण के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस खाते में रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। इसका राइट आंसर है हमारा ट्रेड अकाउंट। ट्रेड अकाउंट में है रुपीज़ को पूर्ण रूप से परिवर्तनशील बनाया गया। बाकी कैपिटल अकाउंट, IMF खाता और विश्व बैंक खाता इनमें नहीं है, क्योंकि जब हम व्यापार करते हैं तो तुरंत ही हम रुपीज़ को कन्वर्टेबल है वो कर देते हैं गुड्स में और सर्विसेज में। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल क्रेडिट फॉर ए पर्टिकुलर गुड और इंडस्ट्री। इसका राइट आंसर है 4 है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग निम्न में से कौन किसी विशिष्ट वस्तु या उद्योग के लिए साख को नियंत्रण करता है। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, चयनित साख नियंत्रण। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल क्रेडिट फॉर ए पर्टिकुलर गुड्स और इंडस्ट्री, यही होता है। बाकी ये तो जो बैंक रेट है, मार्जिनल मनी है और खुले बाजार की क्रिया है, ये तो RBI के क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर होते हैं। और चयनित साख नियंत्रण है, ये किसी विशिष्ट वस्तु या उद्योग के लिए साख को नियंत्रित करता है। उसके बाद है द इंडस्ट्रियल सेक्टर फेस्ड द प्रोसेस ऑफ रिट्रोग्रेशन एंड डिसेलेरेशन ड्यूरिंग। औद्योगिक क्षेत्र ने
औद्योगिक क्षेत्र ने प्रतिगामी एवं मंदी के दौर का सामना किस अवधि में किया? इसका जो राइट आंसर है 132 का 1, 1965 से 1980। औद्योगिक क्षेत्र ने प्रतिगामी और मंदी के दौर का सामना इस अवधि में किया। 133 है, मनरेगा का निम्न में से प्रमुख उद्देश्य क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा? मनरेगा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका राइट आंसर है 4, रिड्यूस रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना, क्योंकि ये 100 दिन का रोज़गार हमें उपलब्ध कराता है। इसलिए क्या होता है कि जो बेरोज़गार युवक हैं, जैसे सीजनल, गांव में क्या होता है कि सीजनल बेरोज़गारी होती है कि गेहूं और धान की जब कटाई होती है तब तो उनको रोज़गार मिलता है, लेकिन जो बाकी के दिन होते हैं उन्हें में उनको रोज़गार नहीं मिलता। इसलिए वहाँ पर मनरेगा के द्वारा 100 डेज़ का है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ग्रामीण गरीबों को कम करना, जो रिड्यूस रूरल पॉवर्टी, यदि रोज़गार मिलेगा तो रूरल पॉवर्टी कम होगी। और डेवलपमेंट ऑफ रूरल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण मूल आधारभूत संरचना का विकास करना। यदि वहाँ पर मनरेगा जैसी सुविधा है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ जो विकास है गांव का होगा, जिसमें जो मजदूर है वो लगाए जाएंगे। इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसके निवेश गुणक के लिए सही है। इसका राइट आंसर है हमारा 4, आय में परिवर्तन का निवेश में परिवर्तन से अनुपात। यह आय में परिवर्तन का निवेश में परिवर्तन से अनुपात है, क्योंकि जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हम जो कंजप्शन पे खर्च करने के बाद है कुछ हमारी सेविंग होती है, और उस सेविंग को हम क्या कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट है वो कर देते हैं। इसलिए भी जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और जब हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका बहुत सारा चेंज, यदि हम 100% इन्वेस्ट करते हैं तो मल्टीप्लायर उसका 200 है, वो 200% यानी 400% है वो उसका मल्टीप्लायर है वो। इट इज़ रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये कंजप्शन के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है। उसके बाद है निम्न में से कौन सी आदर्श वस्तु नहीं है? अब आपको ये तो आदर्श है जो इनविजिबल नहीं है। इसका जो राइट आंसर है 2 है, तकनीकी का आयात, इम्पोर्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। बाकी शिपिंग एक्सपेंसेस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, ब्याज और ऋण की अदायगी, ये सभी क्या हैं, विजिबल हैं। और इम्पोर्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी हम जैसे वहाँ से कोई टेक्नोलॉजी है उसका इम्पोर्ट्स कर रहे हैं विदेशों से, यानी जैसे यहाँ पर कोई बीमारी चल रही है और हम विदेशों से डॉक्टर की सलाह ले रहे हैं ऑनलाइन और उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये इनविजिबल गुड्स होगी। उसके बाद है 136, द रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेट एंड अमाउंट ऑफ रिवेन्यू इज शोन, कर की दर और राजस्व की मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है। जो कर की दर, इसका राइट आंसर है लेफर कर्व, कर की दर और राजस्व मात्रा के बीच संबंध दर्शाता है। टैक्स रेट एंड अमाउंट ऑफ रिवेन्यू, ये लेफर कर्व के द्वारा शो होता है। किसी वस्तु की मांग अनुसूची बनाने में किसको स्थिर नहीं माना जाता? इसका राइट आंसर है 4, दैट गुड्स प्राइस, वह उस वस्तु की कीमत को स्थिर नहीं माना जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्ड कांस्टेंट व्हेन ए डिमांड शेड्यूल इज ड्रॉन अप, किसी वस्तु की मांग अनुसूची बनाने में किसको स्थिर नहीं माना जाता? क्योंकि प्राइस है उसको स्थिर नहीं माना जाता, क्योंकि प्राइस के घटने बढ़ने से ही जो डिमांड है वो इंक्रीज और डिक्रीज होगी। अब जैसे ये हम लेते हैं कि ये हमारा डिमांड कर्व है DD, और यहाँ पर प्राइस है और यहाँ पर वस्तु है, क्वांटिटी है, यानी जब इतना प्राइस है P1 प्राइस पर हम इतनी क्वांटिटी है वो परचेज कर रहे हैं,
जैसे ही प्राइस हमारा अप हुआ, P1 से P2 हुआ, तो हमारी जो क्वांटिटी क्या है वो डिक्रीज हो जाएगी, और हमारा प्राइस डाउन होगा तो ये इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए हम मांग अनुसूची बनाने में जो प्राइस है गुड का उसे स्थिर नहीं रखते। उसके बाद 138 क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 2। राइट आंसर 2। रिलेशनशिप बिटवीन AR, MR एंड इलास्टिसिटी और डिमांड इज प्रेजेंट। AR, MR और मांग की लॉस के मध्य संबंध को दर्शाता है, ये वाला दर्शाता है। MR इक्वल टू AR 1 माइनस 1 माइनस E, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई E। उत्पादन के पैमाने में उत्पादकता में वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को कहते हैं। 139 का राइट आंसर है इंटरनल इकोनॉमी, आंतरिक बचतें हम इसे कहते हैं। अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं 40 तक ही करवाऊँगी। बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन टू चूज वन ऑफ इज नोन। किसी एक को प्राप्त करने के लिए त्याग किए जाने वाले सर्वोत्तम विकल्प को कहते हैं। इसका राइट आंसर है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं 140 से लेके आऊँगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।